आज का हमारा लेसन वही माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लक ओजोन की शदीद कमी फ़ज़ा की ऊपर वाली सतह में और उससे रिलेटेड एक और चीज़ है जिसको हम ग्रीन हाउस गैस और इसके असरात के बारे में बात करेंगे। तो ओजोन डिप्लीशन क्या है? ओजोन हम पहले देख चुके हैं, ये दो ऑक्सीजन एटम्स हों तो ऑक्सीजन बनती है और तीन ओ एटम्स हों तो ओजोन बनती है। तो फ़ज़ा में जो है ये ज़मीन से कोई 10 से लेके 50 किलोमीटर ऊपर ज़मीन के ये अगर ओजोन मौजूद होती है, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये सूरज से आने वाली एक शुआएँ होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़ जिनको कहते हैं, ये बहुत नुकसानदेह होती हैं। इनसे हमें महफूज रखती है, ये उसको अपने अंदर जज्ब कर लेती है और उन्हें हम तक पहुँचने नहीं देती। और होता ये है कि आपने डीएनए के बारे में पढ़ा होगा, तो यूवी एक तरह की शुआएं हैं, यूवी बी, ये डीएनए के मॉलिक्यूल को जगह जगह से ख़राब कर देती हैं, तोड़ देती हैं, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि जैसे आपकी अपनी कॉपी में कोई छोटा बहन भाई उसको ख़राब कर दे या किसी वजह से वो ख़राब हो जाए या आपकी किताब फट जाए तो आप कितना आपको नुकसान हो सकता है। तो इस तरह हमारी जो डीएनए है वो उसने सारी इंस्ट्रक्शंस देनी है हमारे जिस्म के बारे में, तो उससे हमारा डीएनए अगर डैमेज हो जाता है तो हमें कैंसर हो सकता है और आने वाली नस्लों में भी कुछ डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। तो देखा जैसे आपकी इंसान की आंखों को नुकसान हो सकता है और जो इंसान के आने वाले बच्चे हैं उनमें भी खराबियां हो सकती हैं। एक और बात ये है कि अच्छा, ये तो और यूवी लाइट जो है ये जो हमारी ओजो मुख्तलिफ प्लास्टिक या रबर की चीज़ें उनको भी ये नुकसान पहुंचा सकती है। एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये आप बस याद रख लीजिए नाम, इसको हम डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर वाली ज़मीन वाली सतह पे जो ओजोन थी उसको हम शायद मुझे पीपीबी में मेजर करते थे, पार्ट्स पर बिलियन, लेकिन फिजा में जो ओजोन है उसको एक यूनिट है, इसका नाम है डॉब्सन यूनिट, ये एक साइंसदान के नाम पे रखा गया है। ये आप अगली जमातों में इंशाल्लाह जब जाएंगे तो आपको डिफाइन हो जाएगा, लेकिन याद रखिए ऊपर वाली सतह में जो ओजोन को नापने का यूनिट है वो डॉब्सन है। अब आप ये देखिए कि कार्बन, आपको पता होगा कि ये बड़ा एक सिंपल सा एटम है और ये इसकी हर वक्त कोशिश होती है कि ये 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाए। तो अगर ये 4 सिंगल हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो मीथेन बन जाएगी CH4। और अगर इस मीथेन की जगह हाइड्रोजन की तमाम की जगह आप क्लोरीन एटम्स लगा दें तो ये 4 क्लोरीन एटम्स लग गए, तो ये कार्बन 4 को टेट्रा कहते हैं। तो जैसे 3 को ट्राई कहते हैं, 2 को बाई कहते हैं, 5 को पेंटा कहते हैं, तो 4 को टेट्रा कहते हैं। जैसे बाइसिकल, 2 पहियों वाली बाइसिकल, तो ट्राइसिकल जो बच्चे की साइकिल होती है वो 3 पहियों वाली, इसको ट्राइसिकल कहते हैं। तो ये टेट्रा, टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड के कार्बन के साथ 4 क्लोराइड एटम्स जुड़े, क्लोरीन एटम्स जुड़े हुए हैं। और इनमें से अगर आपने सुना होगा क्लोरोफॉर्म के बारे में, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म ये होता है कि जब वो पुराने ज़माने में बेहोशी के लिए इस्तेमाल भी की जाती थी, तो आपने अक्सर सुना होगा जी कि उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर दिया गया। तो क्लोरोफॉर्म ये होता है कि बजाय मीथेन में से चारों के चारों हाइड्रोजन को क्लोरीन में तब्दील करने के सिर्फ 3 को किया जाता है, एक हाइड्रोजन पीछे रह जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, दोबारा हम आते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की तरफ। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर आपने देखा एक क्लोरीन की जगह हम हाइड्रोजन लगा दें तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगी, लेकिन अगर एक क्लोरीन की जगह या एक से ज्यादा क्लोरीन की जगह हम फ्लोरीन भी लगा सकते हैं जो क्लोरीन के उसी ग्रुप में आती है। तो अगर इसको लगा देंगे तो अब इसका नाम बन जाएगा क्लोरो फ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स। सो क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ओके, कंपाउंड। तो CFCs, ये देखिए यहाँ पे एक फ्लोरीन लगी है और यहाँ पे 2 फ्लोरीन लग गई।
और ये एक और ईथेन है का मॉलिक्यूल है जहां पे 1 2 3 4 फ्लोरीन लगी हुई हैं। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एक से ज्यादा जाहिर हो सकता है, जिसमें सिर्फ क्लोरीन और फ्लोरीन मौजूद हो, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स कहलाएंगे। और इनको मुखफ़फ़ या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CFCs, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। तो इनको इस तरह लिखा जाता है। और ये तो मैंने आपको 3 सादा मिसालें इसकी दिखा दी, 1 2 3, इसकी बेशुमार और भी मिसालें, लेकिन बेसिकली सब में होता यही है कि कार्बन होता है, फ्लोरीन होती है और क्लोरीन होती है। ये इनके फायदे इन कंपाउंड्स के बड़े थे। ये आज से कुछ 60 साल 50 60 साल पहले दरियाफ्त हुए और इनको इतनी इनकी अफादियत थी और इतनी जगह ये इस्तेमाल होते रहे। ख़ास तौर पे जो रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर की जो कूलिंग लिक्विड होता है उसमें इस्तेमाल होते हैं, आग बुझाने के लिए जो आले हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं, जो ये हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस बनती हैं, कंप्यूटर चिप्स होते हैं, उनको साफ़ करने के लिए उनको ये इस्तेमाल होते हैं। हमारी जो घरों में हम मच्छरों के लिए या खुशबू के लिए या एयर फ्रेशनर में स्प्रे करते हैं, या अपने खुशबू जिस्म पे सेंट करने लगाने के लिए करते हैं, वो सब में ये इस्तेमाल होते हैं। और एक और इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है कि इस तरह के आप जो स्टायरोफोम के डिब्बे जिनमें आप को खाना मिलता है या और चीज़ें, या स्टायरोफोम के मोम के कप्स होते हैं जिनमें हम कॉफ़ी या चाय पीते हैं, इनके बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। तो यह फिर अरसा से इस्तेमाल होते रहे, लेकिन इनका नुकसान क्या हुआ? इनका नुकसान ये हुआ, अभी हम आपको बताते हैं। अभी हमने बात की कि ये हमें ओजोन लेयर जो है वो यूवी लेयर से बचाती है, लेकिन अगर उस यूवी ओजोन की लेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी मौजूद हों, CFCs भी मौजूद हों, तो क्या होता है कि सूरज की जो शुआएं हैं वो इन CFCs को तोड़ती हैं। इनको तोड़ती हैं तो इसमें से जो क्लोरीन है वो खारिज हो जाती है। हाँ, ये मैं बताना भूल गया कि ये जब हम ज़मीन पे इस्तेमाल करते हैं इनको, तो ये आहिस्ता आहिस्ता उठते उठते ऊपर वाली फ़ज़ा में पहुंच जाते हैं। तो फ़ज़ा में ये कई 100 साल तक रह सकते हैं, ये इनकी दिक्कत है। तो जब अल्ट्रावायलेट रेज इनको इनके साथ टकराती है तो ये क्लोरीन एटम निकलता है, और क्लोरीन एटम निकल के तो फिर ये ओजोन के साथ मिल के ये कंपाउंड बना देता है। ये इस डायग्राम में भी तफसील से दिखाया गया। तो जब ये कंपाउंड फिर मिलके ये दो मिलके इस तरह बनते हैं, और ये इसको फिर दोबारा इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है, अल्ट्रावायलेट लाइट, तो ये इसको तोड़ के एक फिर फ्री क्लोरीन बना लेता है। और ये साइकिल फिर चलती रहती है। ये देखिए, फ्री क्लोरीन बन गई तो हम फिर दोबारा यहाँ पे पहुंच गए। तो ये फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, इट गोज ऑफ टू डिवास्टेट मोर ओजोन, यानी कि और ओजोन को दबा। तो एक तरह से ये एक दफा एक क्लोरीन एटम बन गया तो ये तकरीबन 1,00,000 ओजोन एटम्स को बर्बाद कर देता है। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा यह होता है कि जमीन के खास तौर पे जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कुतबे जनूबी और कुतबे शुमाली, इनके ऊपर ओजोन की जो तह है उसमें खासी कमी आ गई है। उनकी थिकनेस रिड्यूस हो गई है, वहां पे ओजोन की तह पतली हो गई है। याद रखिए, ओजोन में कोई सुराख नहीं होता। ओजोन होल का नाम जिसको दिया जाता है वो थोड़ा सा गलत है। ओजोन होल नहीं बना, लेकिन ओजोन वहां पे काफी कम हो गई है, वो सतह उसकी मोटाई में कमी आ गई है। तो ये आपकी किताब से ली गई है डायग्राम, तो इसमें आप ये देख लीजिए, ये घरों के अंदर जो हालात हैं वहां से ये CFC ओजोन की तह, ये सुराख जो है ये गलत है, ये सुराख नहीं है, ये ये गलत है। सुराख नहीं है बल्कि सिर्फ थोड़ी सी तह में मोटाई में कमी आ गई है। और ये यहाँ से भी ये देखिए CFC निकल रहे थे।
अच्छा, अब जब ये हालात हुए तो इंसानों ने, साइंसदानों ने सोचा कि इसको कुछ कम करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए 1985 में एक वियना वियना एक ऑस्ट्रिया एक जगह है यूरोप में, आप ये नक्शे में देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ऑस्ट्रिया एक जगह है यूरोप में। तो ये उसके वहीं पे एक महल है, उस बिल्डिंग की तस्वीर मैंने आपकी दिलचस्पी के लिए दिखाई है। तो यहाँ पे एक मीटिंग हुई 1985 में जिसको कन्वेंशन कहते हैं। तो उसमें ये तय हुआ कि कुछ हमें करना चाहिए कि ओजोन को लेयर को महफूज करने के लिए। तो फिर उससे 2 साल बाद मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, जहाँ पे एक ये वहाँ का 1970 में ओलंपिक गेम्स हुई थी, तो ये वहाँ पे ओलंपिक पार्क है एक, जहाँ पे ओलंपिक गेम्स भी हुए थे, वहाँ की तस्वीर है। तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल, मतलब पूरी दुनिया के ममालिक ने साइन किया, एक मॉन्ट्रियल माहिदा जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा जी कि ओजोन को जो डिप्लीट करने वाले चीज़ें हैं उनको टोटली मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाए, उनका इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और उनके मुतबादल चीज़ें ढूंढी जाएं। और जो अगर कोई ओजोन के ऑलरेडी कहीं पे किसी मशीनों में मौजूद है वो तो है, लेकिन अगर ऐसी CFCs वगैरह जो कहीं किसी फैक्ट्री में किसी गोदाम में पड़े हुए हैं तो उनको भी हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और ये है कि हम इनके बजाय इनके सूटेबल अल्टरनेटिव्स ढूंढें, इनके और अल्टरनेट ढूंढें। तो ये तो आपको हमने बताया कि ओजोन को मतलब कि ओजोन जमीन पर आपने देखा था कि नुकसानदेह है, लेकिन ऊपर वाली सतह में फिजा में हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है। अब दूसरी एक और जो ग्लोबल जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम है, या मतलब पूरी दुनिया के लिए, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बड़ा स्किल है उसके, आर्ट है कुछ लोगों को। तो जैसे ये देखिए, ये लिखा है माई अंकल हैज अ रियली ब्यूटिफुल गार्डन, ही श्योर हैज ए ग्रीन थंब। तो ग्रीन थंब का ये मतलब है व्हेन यू हैव ए ग्रीन थंब यू नो हाउ टू ग्रो ग्रीन हेल्दी प्लांट्स एंड फ्लावर्स। तो फ्लावर्स और प्लांट्स के सबके पत्ते चूंकि ग्रीन होते हैं, इसलिए इनको ग्रीन से तशबीह दी जाती है। चाहे फूलों का रंग तो जाहिर है सब ग्रीन नहीं होगा, लेकिन ये जब किसी को कहते हैं कि ही हैज ए ग्रीन थंब, तो उसका मतलब ये है कि उसमें उसमें महारत, उसको कुदरती कोई अल्लाह ताला ने स्किल दिया हुआ है या उसने सीखा हुआ है कि वो बागवानी बड़ी अच्छी तरीके से कर सकता है। तो इसी लिहाज से एक चीज होती है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस जो है, ये यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है कि शीशे या शफाफ प्लास्टिक शीट्स का बना हुआ एक बड़ा कमरा होता है। ये अपने अंदर उगाई गई नबातात को गर्म माहौल मुहैया करता है ताकि सर्दियों के मौसम में उनकी बेहतर नशो नुमा की जा सके। ग्रीन हाउस में इस्तेमाल होने वाले सूरज की छांव को गुजरने देती है, यानी ग्रीन हाउस में दाखिल होने देती है, और जमीन से रिफ्लेक्ट होने वाली हरारत को जज्ब कर लेती है। तो इसको आपने आपने कभी देखा होगा कि आप गाड़ी में भी बैठे हो, सर्दियों में शीशे बंद हो, बाहर धूप हो, तो आपको अच्छा महसूस होता है, यानी कि आपकी हीट अंदर ट्रैप हो जाती है। और ये देखिए, तो यही काम जो है ऊपर वाली सतह में एक हमारे फिजा में कोई चीज है जो हमारे लिए कर रही है, और वो चीज अभी क्या है वो अभी हम आपको बताएंगे। तो होता यह है कि अगर वो चीज मौजूद हो तो ये शुआएं यहाँ से आ रही हैं, ये जमीन से टकरा रही हैं और ये बाहर नहीं जा रही, ये यहीं पे एक तरह से फंस के रह गई हैं। तो फिजा में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें हीट जज़ब करके माहौल को गर्म रखती हैं। आपने को कभी कभी इत्तेफाक हुआ हो या सुना हो कि सहरा में कहते हैं कि जी दिन तो बहुत गर्म होते हैं लेकिन रात बहुत ठंडी होती है। इसकी वजह क्या है? आप पहले यहाँ पे ये चार्ट देख लें, ये देखें, ये सहरा का ये जुलाई का एक दिन है जिसमें दिन के वक्त टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड था और रात को 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यानी 15 पे आपको शायद हल्का सा कंबल ओढ़ने की जरूरत पड़ जाए। तो आप इमेजिन करें कि सहरा में हैं और आप रात को कंबल का ले रहे हैं।
तो इतना फर्क होता है टेम्परेचर का। इसकी वजह ये होती है कि वाटर वेपर जो होता है, पानी के जो बुखारात होते हैं हवा में, ये भी एक तरह से गर्माइश को जज्ब करते हैं। और दिन को अगर जमीन पर गर्माइश पड़ती है और गर्माइश रिफ्लेक्ट होके धूप, गर्मी या धूप वापस जा रही होती है, तो अगर वहाँ पे वाटर वेपर मौजूद है तो वो उसको किसी हद तक जज्ब कर लेंगे और वो बाकी दिन आपके लिए काम रात को देंगे। लेकिन क्योंकि सहरा में सख्त खुश्की होती है, बुखारात नहीं होते, इसलिए वहाँ पे उसको कोई एक तरह से गरमाइश अब्जॉर्ब करने की कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए आपने देखा कि वहाँ पे दिन गर्म और रात ठंडी होती है। वीनस, जिसको उर्दू में हम जोहरा कहते हैं, उसके गिर्द जो उसका इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है जो है, वो जमीन से 92 गुना भारी है और उसमें 96% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। और उसका टेम्परेचर कितना है वो आप देख लीजिए। उसका औसतन टेम्परेचर पूरे साल का थ्रू आप मुख्तलिफ जगहों पे लेके मीन टेम्परेचर जिसको कहते हैं 464 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जमीन का जो मीन टेम्परेचर है वो सिर्फ 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पता क्या चला? पता ये चला कि ग्रीन हाउस गैसेस, पानी के बुखारात भी ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल है, लेकिन ये तो कुदरती एक सेट है। तो ये वीनस कहाँ पे आपको नजर आएगा? ये आपको चांद के गिर्द सबसे, जो आजकल भी देखें आप, तो जो ब्राइटेस्ट आपको स्टार नजर आएगा वो अक्सर में वीनस होता है। ये चांद है और ये आपका वीनस था। तो अभी हम एक चीज और देखते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस अब हम देखते हैं होती कौन कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, फिर CFCs हैं, और फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O। और ये हम देख चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? फॉसल फ्यूल के जलाने से, इंडस्ट्री। और मीथेन भी हमने ये भी बताया था कि ये राइस, चावल उगाने से भी आती है। जो हमारे गाय भैंसे हैं या और चीज़ें हैं वहाँ से भी आती है। रेफ्रिजरेंट्स के अंदर फोम्स, अदर्स। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये फर्टिलाइजर से और इंडस्ट्री से और ईंधन जलाने से आती है। ये एक आप डिब्बे में देख रहे होंगे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये असल में है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। यानी कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की एक कुछ मिकदार अगर एक हिस्सा नुकसान पहुंचाती है, तो मीथेन का उतना ही हिस्सा 21 गुना नुकसानदेह होती है, और CFCs का उतना ही हिस्सा 150 गुना नुकसानदेह होती है, और नाइट्रस ऑक्साइड 310 गुना नुकसानदेह होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये तमाम चीज़ों से महफूज रखना। अच्छा, चावलों की बिजाई में कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ग्रीन हाउस गैस कहाँ से आ जाती है? आप ये देखिए कि जब चावलों के लिए मशहूर है कि ये इनको यहाँ पे पानी हमें खड़ा रखना पड़ता है, तो जहाँ पे भी पानी खड़ा होगा उसके नीचे बैक्टीरिया होंगे, वो जब एक्ट करेंगे तो आपकी मीथेन गैस पैदा होगी। आप किसी जोड़ पे चले जाएं, किसी नदी जहाँ पे पानी तेजी से बह ना रहा हो, तो आप देखेंगे नीचे से पानी से बुलबुले ऊपर आ रहे होते हैं। तो ये बुलबुले असल में मीथेन गैस के होते हैं। इसी तरीके से आपके ये जो मवेशी हैं, ये आपको पता होगा कि गाय भैंसों की जिनको रूमिनेंट्स कहते हैं, इनका मैदा इस तरीके से होता है कि वो जुगाली करते हैं। तो वो जुगाली करते रहते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अरसे तक जो घास फूस है वो जमा रहती है, तो वहाँ से बैक्टीरिया जो है वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये 90% मीथेन गैस जो है वो अपने मुंह से खारिज करते हैं। तो बर्ब्स कंटेनिंग अ लॉट ऑफ मीथेन, अपने पेट के रास्ते बहुत कम जो है गैस खारिज होती है मीथेन। तो फिर दूसरी बात यह है कि ये अपनी, जब इनका जो फुजला है गाय भैंसों का, ये जब जमीन पे गिरेगा और जमा होता रहेगा, तो ये भी बैक्टीरिया से जब इंटरेक्ट करेगा तो ये भी मीथेन प्रोड्यूस करेगा। तो ये मीथेन, और मीथेन आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा नुकसानदेह है।
तो ये जो फुजला गिरा है, इसको तो ठिकाने लगाने के लिए बड़ा आसान तरीका है कि आप इसको जमा करें और बायोगैस प्लांट लगाएं। तो बायोगैस प्लांट लगाएं, जिंदगी आसान बनाएं, लहलहाती फसलें उगाएं। ये आप यहाँ पे तफसील इसकी लिखी हुई है कि बायोगैस प्लांट होता क्या है। तो बायोगैस प्लांट के क्या फ़ायदे हैं कि ये आपके उसको मीथेन में कन्वर्ट करेगा और आप जमा कर सकते हैं, और मीथेन को फिर आप जला सकते हैं और घरों में आप ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर वो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा इतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी कि मीथेन है। ओके, तो फिर इंसान ने देखा कि ये हमें आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है ये फ़ज़ा में बहुत बढ़नी शुरू हो गई है, और ज़मीन पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। तो फिर एक क्योटो, एक जापान में जगह है, वहाँ पे एक ये 1992 में एक मुआहदा किया गया, और उसमें कहा गया कि हमें ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकना चाहिए, और ये कहा गया कि ये ज़्यादातर जो है ये इंसान की बनाई हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है, इसलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड की हमें अखराज को या और भी गैसों को जो हैं उनको कम करना चाहिए। तो ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज ये है क्या? तो आप ये देखिए, इस चार्ट से आपको नजर आ रहा होगा, ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन इस तरह किया जाता है कि इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर अट्रिब्यूटेड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड बाय इंक्रीज लेवल्स ऑफ CO2, CFCs एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। के जो जमीन का औसत टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, जो कि बड़ा नुकसानदेह है। क्या नुकसान है अभी हम देखते हैं। तो इस चीज को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये देखिए कि ये जो लाल लाइन है, आप देखेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड 1880 से लेके अभी 2000 से कुछ आगे 2010, ये 2000 है, चलें 2000 तक ले लेते। 1800 पिछले 100 साल में, 120 साल में ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरह बढ़ी है। ये देखिए ये 280 ppm से लेके 380 ppm चली गई पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और जो औसत हमारा टेम्परेचर था वो भी देखें ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन जनरली ये बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे पहुंच गया। ठीक, तो इसको अगर जीरो यहाँ पे लिखा जाए तो जो है वो यहाँ पे इसको अगर, तो ये देखिए पहले ये कम था और फिर ये बढ़ गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि असल में ये हमारी जो ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, यही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो अब सबसे ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाती है, तो क्या होगा कि हमारी जो कुतुब जनूबी और कुतुब शुमाली, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। हमारे ग्लेशियर पहाड़ों पे जो बर्फ है वो ज्यादा पिघलनी शुरू हो जाएगी। उसका नतीजा होगा कि पिघल के वो पानी बनेंगे, पानी बन के वो समुद्र में जाएंगे, समुद्र का लेवल ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की जो शहर हैं, जैसे ये तस्वीर में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि अगर ये पानी का लेवल समुद्र का बढ़ेगा तो ये अंदाजा है कि ये तकरीबन 26 से 82 सेंटीमीटर, यानी कि आधे से ज्यादा मीटर आपके कद से आधे तकरीबन इतना बढ़ जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस शहर में देख लीजिए कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जाती है तो कितना नुकसानदेह हो सकता है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि मैनी आइलैंड्स कोस्टल एरियाज जो है वो पानी के नीचे डूब जाएंगे। ये आप देख लीजिए हमारे यहाँ भी जब सैलाब आते हैं तो क्या हालात होते हैं। तो दूसरी बात है कि इस मौसम की गर्माइश की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तूफान और हरिकेन्स और स्टॉर्म्स ये आएंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी और इनकी जो सख्ती है वो भी बढ़ जाएगी। और आपने खुद ही आपको महसूस भी होगा, या आप अपने सीनियर से पूछ भी सकते हैं कि आजकल जो बारिश का होना और बर्फबारी, इसका भी पैटर्न चेंज हो गया और ज्यादा हो गई है। और दिलचस्प बात है कि कई इलाकों में सैलाब बहुत आएगा और कई इलाकों में सूखा बहुत हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग की एक तरफ तो सैलाब बहुत आएंगे और दूसरी तरफ
जो है वो पानी की कमी बहुत। तो चूंकि ग्लेशियर्स हमारे जो हैं उनमें हमारी पानी कुल जो साफ पीने का पानी है उसका 3/4 होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे दरियाओं में शुरू में तो बड़ा पानी आएगा, लेकिन उसके बाद पानी कम होने शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारे ताज़ा पानी पीने वाला हमारे पास बहुत कम रह जाएगा। और जैसे हमने कहा कि ये देख लीजिए ड्राउट्स आ गए, ये झील है कोई जो कुछ ये बिल्कुल सूख जहाँ तक होगी ये सूख गई। जंगलों में आग लगनी शुरू ज़्यादा कॉमन, आपने कभी खबरें सुनी हो तो अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में आजकल ये बहुत वाक़यात हो रहे हैं कि जंगलात में बहुत आग लग रही है और बेकाबू हो रही है। और ये देखिए ये कोई उसकी कॉर्न की फसल है जो कि बिल्कुल तबाह हो गई है। इसी तरह ऐसा होगा कि कुछ बीमारियां इंसानों की भी और जानवरों की भी और पौधों की भी वो बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब मौसम गर्म हो जाएगा, मौसम चेंज हो जाएगा, तो ये जो इसके ये एक तरह की मकड़ी है, डार्क बीटल इसको कह लें। ये अमेरिका में इसने पाइन ट्रीज में को बिल्कुल उनकी छाल को खा के इस तरह तबाह कर दिया। तो इस तरह के और भी वाकयात होंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताते हैं। आपको पता होगा कि जमीन का एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है। तो जो नॉर्थ पोल है इसको आर्कटिक कहते हैं और जो साउथ पोल है इसको एंटार्कटिका टिका कहते हैं। तो जो पोलर बियर्स जो हैं वो आर्कटिक में होते हैं, और जो ये देखिए और पेंगुइन यहाँ पे नहीं होते, और पेंगुइन जो होते हैं वो एंटार्कटिका में होते हैं और पोलर बियर्स यहाँ पे नहीं होते। तो अब नतीजा क्या होगा कि जब अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो यहाँ पे बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, तो इकोसिस्टम में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और कुछ चीज़ें जो हैं जैसे ये इनको पेंगुइन्स इनको बहुत प्रॉब्लम होगी साउथ में और इनको प्रॉब्लम होगी नॉर्थ में, और हो सकता है कि इनका आहिस्ता आहिस्ता इन कई चीज़ों का खात्मा शुरू हो जाए। और कोई चीज़ें जिनको ज़्यादा फिर मौसम की तब्दीली की वजह से हो सकता है उनको गर्माई ज़्यादा लगे तो वो नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर दें। तो इसलिए हमने देखा कि दो चीज़ें हमें, एक तरफ ओजोन हमारे लिए सूदमंद थी, और जो थी हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा में ज़्यादा वो हमारे लिए नुकसानदेह है। और ये मीथेन और ये गैसें मिलके तो ग्लोबल वार्मिंग करती हैं।